नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात कर रहे हैं। ये केस है सुखपाल सिंह खेरा बनाम पंजाब राज्य। हमारे पास ये पूरा अदालती निर्णय है जी। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सीआरपीसी की धारा है 319, इसके तहत किसी नए व्यक्ति को मुकदमे में आरोपी की तरह कब और कैसे बुलाया जा सकता है। हाँ, ये अक्सर एक कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी कुछ साफ किया है। तो चलिए इसी पर आज गहन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो एक्सपर्ट से जानना चाहूंगी, ये धारा 319 असल में है क्या और इस केस में ये मुद्दा उठा कैसे? जरूर। देखिए, धारा 319 जो है वो कोर्ट को एक बहुत अहम शक्ति देती है। मतलब अगर ट्रायल चल रहा है और गवाही या सबूतों से कोर्ट को लगता है कि अरे, इस अपराध में कोई और व्यक्ति भी शामिल था जिसका नाम चार्जशीट में नहीं है या जिसे पहले आरोपी नहीं बनाया गया था। अच्छा। तो कोर्ट उस व्यक्ति को भी समन करके मुकदमे में आरोपी की तरह शामिल कर सकती है। ओके, ताकि कोई छूट ना पाए। बिल्कुल। मकसद यही है कि असली दोषी बच ना निकले। अब इस केस में क्या हुआ, निचली अदालत ने जिस दिन मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया, उसी दिन अपीलकर्ता यानी खैरा साहब को धारा 319 में समन जारी कर दिया। अरे, मतलब फैसले वाले दिन ही? हाँ, बिल्कुल उसी दिन। और यहीं से ये बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया कि क्या फैसला सुनाने के बाद भले ही सेम डे हो, क्या ये शक्ति इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है। टाइमिंग का सवाल, तो क्या कोर्ट के पास ये शक्ति मुकदमे के किसी भी स्टेज पर होती है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य का हवाला दिया और उसमें यह बिल्कुल साफ किया गया था कि धारा 319 की शक्ति का इस्तेमाल फैसला सुनाए जाने से पहले ही किया जाना चाहिए। ये ट्रायल के दौरान की शक्ति है, ट्रायल खत्म होने के बाद की नहीं। अच्छा, फैसले से पहले। हाँ, इसमें एक और बारीकी है, वो समझना जरूरी है। अगर कोर्ट अभियुक्त को दोषी पाती है तो जब तक सजा नहीं सुनाई जाती तब तक ये शक्ति इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि सजा सुनाने के बाद ही ट्रायल पूरी तरह से खत्म माना जाता है। लेकिन अगर कोर्ट अभियुक्त को बरी कर रही है तो बरी करने का हुक्म सुनाने से पहले ही नए व्यक्ति को समन करना होगा, क्योंकि जैसे ही बरी किया उस व्यक्ति के लिए तो ट्रायल वहीं खत्म हो गया। समझ गई। तो मतलब सजा सुनाना भी मुकदमे का हिस्सा है, इसलिए तब तक टाइम है, लेकिन बरी होते ही केस खत्म तो उसे पहले करना होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और अगर जैसे इस केस में हुआ कि समन का आदेश और सजा या बरी करने का आदेश दोनों एक ही दिन दिए गए हों, तब क्या? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आदेश पहले पारित हुआ। मतलब क्या समन का आदेश पहले दिया गया या सजा बरी करने का। अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि समन का आदेश सजा या बरी करने के बाद आया तो वो धारा 319 का इस्तेमाल वैध नहीं माना जाएगा, उसको पहले करना होगा। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब इसमें एक और सिचुएशन थी शायद, अगर कुछ आरोपी फरार हो और उनका ट्रायल अलग कर दिया गया हो, जिसे स्प्लिट अप ट्रायल कहते हैं। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट था इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्य ट्रायल जिसमें सबूत पेश हुए थे वो खत्म हो चुका है, मतलब उसमें फैसला आ गया है, तो फिर उस खत्म हो चुके ट्रायल के आधार पर धारा 319 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन जो फरार आरोपियों का ट्रायल अलग से चल रहा है, वो जिसे स्प्लिट अप ट्रायल कहते हैं, अगर उस ट्रायल में कोई नए सबूत आते हैं जो किसी और की तरफ इशारा करते हैं, तो उस अलग वाले ट्रायल के खत्म होने से पहले उस व्यक्ति को उस ट्रायल में जरूर समन किया जा सकता है, लेकिन पहले वाले खत्म हो चुके ट्रायल के आधार पर नहीं। अच्छा, यानी जिस ट्रायल में सबूत आए वो खत्म होने से पहले ही उस ट्रायल के संबंध में 319 लग सकता है। एकदम सही, बिल्कुल। तो ये तो काफी तकनीकी चीजें हैं। कोर्ट्स को इस शक्ति का इस्तेमाल करते वक्त क्या कोई खास प्रक्रिया या दिशा निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी हाँ, कोर्ट ने प्रक्रिया को लेकर कुछ बहुत साफ बातें कही हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। पहला, जैसे ही कोर्ट को लगे कि सबूत किसी नए आरोपी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उन्हें मुख्य ट्रायल की सुनवाई रोक देनी चाहिए। रोक देनी चाहिए, ओके। हाँ, रोककर पहले यह तय करना चाहिए कि इस नए व्यक्ति को समन करना है या नहीं, और इस पर एक फॉर्मल आदेश पास करना होगा। ठीक है। और सबसे जरूरी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये समन करने का आदेश मुख्य ट्रायल में फैसला यानी सजा या बरी करने का आदेश सुनाने से पहले देना होगा। फिर कोर्ट को यह भी तय करना होगा कि इस नए आरोपी का ट्रायल मौजूदा आरोपियों के साथ ही चलेगा, जॉइंट ट्रायल होगा, या इसका ट्रायल अलग से चलेगा। अच्छा, ये भी तय करना होगा। हाँ, अगर साथ चलाने का फैसला होता है यानी जॉइंट ट्रायल, तो फिर पूरा का पूरा ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा। डी नोवो ट्रायल कहते हैं इसे, मतलब सारे गवाह वगैरह फिर से। अरे बाप रे,
ये तो काफी लंबा हो जाएगा फिर। हो सकता है, पर कई बार न्याय के लिए यह जरूरी हो जाता है। और अगर कोर्ट तय करती है कि अलग ट्रायल चलाना है, तो फिर मुख्य ट्रायल को सामान्य रूप से खत्म किया जा सकता है और नए वाले का अलग से चलेगा। एक और सिचुएशन बताई कोर्ट ने। मान लीजिए केस में बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला लिखने के लिए रिजर्व कर लिया। हाँ। और उस स्टेज पे लगता है कि धारा 319 लगानी चाहिए। तब कोर्ट को केस दोबारा सुनवाई के लिए लिस्ट करना होगा, फिर समन वाला आदेश देना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा, सीधे फैसले के बाद नहीं। तो प्रक्रिया का पालन हर हाल में जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये फैसला धारा 319 के इस्तेमाल के टाइम और तरीके पर काफी स्पष्टता लाता है। ये शक्ति है तो बहुत जरूरी, ताकि कोई असली दोषी छूट न जाए। बात है। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और तय प्रक्रिया के अंदर ही होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये फैसला असल में न्याय के मकसद और प्रक्रिया की निष्पक्षता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब मुकदमा अपने अंतिम पड़ाव पर हो और तब कोई ऐसी अहम जानकारी सामने आए, तो उसे न्याय व्यवस्था में सही ढंग से बिना किसी पक्षपात के कैसे शामिल किया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल जिस पर यह निर्णय रोशनी डालता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe.